नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। दोस्तों आज का डेट है 17 सितंबर 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे यहाँ पे सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड अदर नेशनल डेलीज को हम लोग यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। इस पूरे पीडीएफ का पीडीएफ लिंक अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में चले जाइए, वहाँ पे आपको इसका डाउनलोडिंग लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूज लेकर असम ट्रिब्यून का रिगार्डिंग असम बीइंग द 5th मोस्ट वल्नरेबल रीजन। इनफैक्ट अगर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स देखोगे इंडिया में वेरियस जो रीजन्स पे गिर रहे हैं, असम जो है ना 5th मोस्ट वल्नरेबल स्टेट है इंडिया में। इनफैक्ट 25 जो मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स है ना इंडिया में, उसमें 15 तो डिस्ट्रिक्ट्स असम के ही है। समझ पा रहे हो कितनी ज्यादा वल्नरेबिलिटी असम में। अच्छा बताओ, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दैट बताओ सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन सा रीजन है, तो वो है असम का करीमगंज डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट इंडिया का सबसे वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट है ना। मेन रीजन क्या क्या है असम के वल्नरेबिलिटी होने में? एक तो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी जो कि डेल्टा रीजन के आसपास है। ऑफ कोर्स दिस डेल्टा रीजन के आसपास ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटीज का है ही, बट साथ ही साथ इस रीजन्स में जो है ना सोशल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस काफी ज्यादा पुअर है ना। सो दीज आर द रीजंस बिहाइंड दैट। नेक्स्ट, चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है इंडिया में। इनफैक्ट नामीबिया से 8 चीता को लाया जा रहा है, जिसमें 5 फीमेल चीता और 3 मेल चीता को लाया जा रहा है इंडिया में। इनफैक्ट ऑलरेडी ला गया चुका है ना, जब तक मैं वीडियो आपको रिकॉर्ड करके बोल रहा हूं। 70 years आफ्टर देयर एक्सटिंक्शन 8 चीता को फाइनली रीइंट्रोड्यूस किया गया है। दोस्तों मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूं, एक बार पता है यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। यूपीएससी मतलब सेंट्रल लेवल वाले क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, ठीक है। उसमें कुछ बोल दिया गया था दैट कुछ जानवरों का नाम दे दिया गया था जिसमें चीता भी था, ठीक है, और भी कुछ था, और पूछा गया था इनमें से कौन सा इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। सो आंसर में अगर आपको पता रहता है ना चीता, तो आपको आराम से 4 ऑप्शंस में आंसर निकल जाता है। बट अभी अगर बोला जाए ना नहीं भाई अभी फिर से चीता इंडिया में ला लिया गया है, तो अगर वो क्वेश्चन फिर से आ जाए रिपीटेड क्वेश्चन, तो तब का लेकिन आंसर अलग था, अभी का आंसर अलग होगा। मैं बार बार बता रहा हूं क्यों, क्योंकि अभी चीता को रीइंट्रोड्यूस किया गया। और ये रीइंट्रोडक्शन वाला प्रोग्राम भाई साहब मैं बोल रहा हूं ना, अब जो भी क्वेश्चन सबसे बनेंगे ना, देखना मतलब मैक्सिमम ऑफ द एग्जाम्स जो भी इंडिया में वेरियस स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करेगी, उसमें ये क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रहेगा ही, है ना। सो सवाल होता है ये चीता को रिलीज किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी का भी हैप्पी बर्थडे। सो वेरी हैप्पी बर्थडे टू नरेंद्र मोदी जी फ्रॉम द होल टीम ऑफ भद्रा एस अकेडमी, है ना। एंड आई वांट यू गाइस आल्सो टू कांग्रेचुलेट हिम इन द कमेंट सेक्शन। सो बेसिकली ये प्रोग्राम जो लाया गया था ना चीता को रीइंट्रोड्यूस करने का, ये 2009 में ही तब के इन्वायरमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश जी के द्वारा लाया गया था। बट तब लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको शॉट डाउन कर दिया था। बट फिर से मोदी गवर्नमेंट के अंडर, दैट इज बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर, अभी के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर 2017 को फिर से इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 2020 में इसको क्लियर कर दिया, इस प्रपोजल को ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। और कहा जा रहा है ये फर्स्ट टाइम है दुनिया में दैट एक इतना बड़ा कार्निवोर को रीलोकेट किया जा रहा है फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर। बताइए कौन सा कॉन्टिनेंट था ये? नामीबिया किस कॉन्टिनेंट में लाई करता है? अफ्रीका में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिकल सेल एनर्जी स्टोरेज, नीति आयोग ने रिलीज किया है एक रिपोर्ट on National Program on Advanced Chemical Cell Energy Storage. Now, ये रिपोर्ट जो है ना emphasize करता है on the role of Production Linked Incentive Scheme, जिससे इंडिया के बैटरी डिमांड को 2030 तक बहुत ज्यादा बूस्ट करने की बात की जा रही है। इनफैक्ट PLI स्कीम के अंदर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर मैन्युफैक्चरर कहा जा रहा है दे विल स्कोर एटलीस्ट 25% ऑफ द वैल्यू एडिशन फ्रॉम द डोमेस्टिक सोर्सेज विद इन 2 years। और कहा जा रहा है एटलीस्ट 60% जो है ना वो विद इन 5 years तो इंश्योर किया जाएगा ही, है ना। मतलब समझ लो 25% ऑफ द वैल्यू एडिशन जो किया जाएगा वो डोमेस्टिक सोर्सेज के द्वारा ही, आई मीन बैटरी सेल, केमिकल सेल, केमिस्ट्री, आई मीन सेल मैन्युफैक्चरिंग में किया जाएगा। और 5 साल तक इसको बढ़ाकर 60% किया जाएगा।
इनफैक्ट गवर्नमेंट ने अप्रूव भी किया है PLI स्कीम फॉर द नेशनल प्रोग्राम ऑन ACC एनर्जी स्टोरेज, जिसका मेन एम है दैट कैसे अचीव किया जा सके मैन्युफैक्चरिंग टारगेट ऑफ 50 गीगाहर्ट्ज ऑफ एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल। एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल्स ये एक न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजीज है जो क्या स्टोर कर सकती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ईदर एज इलेक्ट्रोकेमिकल और एज केमिकल एनर्जी, और साथ ही साथ इसको कन्वर्ट भी कर सकती है बैक टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इसी के रिलेटेड एक कैंपेन भी बीच में न्यूज में भी था, आपको पता होना चाहिए, शून्य कैंपेन, जिसमें कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन है जिससे रिड्यूस किया जाएगा एयर पोल्यूशन एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और भी ज्यादा प्रमोट किया जाने वाला है। EVs 30 at 30 गोल, जिसका मेन एम है दैट कैसे 30% लेस शेल शेयर ऑफ EVs बाई 2030 मेक श्योर किया जाए। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेलिंग शेयर है उसको कैसे बढ़ाया जाए, सेल्स शेयर है ना, बिकने जैसे होता नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 100 अगर बिक रहा है ना, तो 100 अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिक रहे हैं तो उसको बढ़ाकर 130 कैसे किया जाए, ठीक है। तो वही चीज समझ गए, 30% इंक्रीज यही हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बोला जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को इंप्लीमेंटेशन जो है ना काफी ज्यादा डिलेड हो रहा है, इसीलिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज कम अप विद अ सेट ऑफ पेनल्टीज दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू बियर फॉर एनी फर्दर डिले। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, ये जो है ना लीडिंग 4 लगाड़ स्टेट है, मतलब ये वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और असम में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का इंप्लीमेंटेशन बहुत लेथार्जिकली हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसका मेन एम है कैसे हर गांव तक पक्का हाउस को प्रोवाइड किया जा सके विद ऑल द बेसिक एमिनिटीज, है ना। इनफैक्ट टारगेट क्या है, कंस्ट्रक्शन 95 करोड़ हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करने का विद ऑल बेसिक एमिनिटीज बाय द ईयर 2024। इसमें कॉस्ट शेयरिंग किया जा रहा है, दैट इज शेयर जो है मतलब कॉस्ट शेयरिंग किया जा रहा है बिटवीन द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। किस रेशियो में, 60:40 रेशियो प्लेन एरियाज में और 90:10 रेशियो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है भैया, ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड किया जा सके रूरल मेसन्स में, ठीक है, मैंशंस में ऑफ कोर्स। इनफैक्ट इंप्रूव किया जाना चाहिए वर्कमैनशिप और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, जिससे धीरे धीरे इंप्रूव हो। स्किल्ड लेबरर्स का भी एक तो आई मीन प्रोपोर्शन बढ़े और साथ ही साथ उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, है ना। और बेनिफिशियरीज किसके द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो क्या 2011 वाला कास्ट सेंसस है ना, उसके तहत बेसिकली बेनिफिशियरीज को सेलेक्ट किए जा रहे हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, रिसेंटली रशिया ने होस्ट किया है 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, कहां पर, व्लादिवोस्तोक एक रशिया का ही सिटी है, बहुत बड़ा। इनफैक्ट आप इस टॉपिक को GS2 के बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग से भी इंक्लूड कर सकते हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को एस्टैब्लिश किया गया था सन 2015 को, याद रखिएगा, ठीक है, जिससे रशिया के जो ईस्टर्न फार ईस्ट रीजन है ना, वहां पे कैसे मेन एम यही था दैट ज्यादा से ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट लाया जा सके। इनफैक्ट ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है डिस्प्ले करता है इकोनॉमिक पोटेंशियल रशिया का, सूटेबल बिजनेस कंडीशंस जो कि वहां पर वेरियस देश आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो अनडाउटेडली प्रेजेंट करता ही है। और ये एग्रीमेंट फोकस करता है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट, मिनरल एक्सकवेशंस, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, दीज आर द रीजन्स जहां पर ये फोकस करता है। नाउ एम क्या है इस फोरम का, एक तो FDI ले आना है वहां पर, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है रशिया के फार ईस्ट रीजन में, RFE रशिया के फार ईस्ट रीजन में बढ़ाना है। रिच रिसोर्सेज जो भी है वहां पर, उन रिसोर्सेज को हार्नेस करना है, दैट इज फिश रिसोर्सेज, ऑयल, नेचुरल गैस, वो डायमंड, क्या क्या नहीं है यार, है ना। इनफैक्ट कनेक्टिविटी को भी रशियन गवर्नमेंट वहां पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट का एम है ऑफ कनेक्टिंग रशिया टू द एशियन ट्रेड रूट। क्योंकि देखो अब रशिया ऐसा हो गया ना, यूरोप से अलग थलग पड़ गया है, अमेरिका से अलग थलग पड़ गया, तो कहां पे अनडाउटेडली जाएगा, उनका सबसे जो स्वीट स्पॉट है वो एशिया। क्योंकि आप खुद देख लो, एशिया के कौन ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने रशिया से डायरेक्ट पंगा लेने की कोशिश करेगा, कोई नहीं करेगा, है ना। सो ऑफ कोर्स रशिया का भी कहीं ना कहीं गुडविल है हर देशों में। अब इंडिया में देख लो कितना बड़ा गुडविल है, 1971 अगर रशिया नहीं होता तो शायद कुछ भी हो सकता था, राइट, है ना। रशिया के कारण ही बांग्लादेश टूटा पाकिस्तान से। सो अगेन बहुत ज्यादा गुडविल है रशिया का तो हमारे पास।
अ बैलेंस बिटवीन ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। देखो अब इंडिया अनडाउटेडली दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, सवाल होता है ये बैलेंस कैसे इंडिया बना रहा है। देखो इंडिया ने बिल्कुल शीट अवे नहीं किया है फ्रॉम द इन्वेस्टिंग रशियाज इनिशिएटेड दिस यू नो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, बिल्कुल नहीं, हम लोग इन्वेस्ट जरूर कर रहे हैं। और साथ ही साथ वी हैव एक्सेप्टेड IPEF दैट एज वेल, दैट इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को भी हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। दैट इज इंडिया हैज गिवन इट्स कंफर्मेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द 3 of the 4 पिलर इन द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इंपॉर्टेंस क्या है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का इंडिया में? देखो एक तो बहुत बड़ा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है इनडायरेक्टली इस फ्रेमवर्क के तहत चाइना की जो सप्लाई चेन है ना उसको तोड़ना है। पूरा दुनिया जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, वो आके तोड़ रही हैं। सो ऑफ कोर्स इससे इनडायरेक्टली इंडिया का ही फायदा होगा। नए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अदर एसेंशियल प्रोडक्ट्स यू नो की जो रिलायबिलिटी है वो इंडिया के ऊपर ज्यादा बढ़ेगी, ना कि चाइना के ऊपर, है ना। और अनडाउटेडली ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए टू एक्ट इन दिस रीजन विदाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ चाइना लेड रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक partnership or comprehensive and progressive agreement on for trans-Pacific partnership। ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट निकाला गया है जिसका नाम है इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इस डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट में बोला गया है दैट क्यों वुमेन और क्यों मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जो है वो इंडिया में कम पैसे कमाती है। अनडाउटेडली इसको हमारे सिलेबस टॉपिक के GS1 के इंडियन सोसाइटी से आप आराम से जोड़ सकते हो। इंडियन वुमेन अगर देख लीजिएगा दे फेस डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब मार्केट एंड अर्न लेस देन मैन इवन व्हेन दे हैव द सेम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जी हाँ, क्वालिफिकेशन सेम है, एक्सपीरियंस सेम है, बट स्टिल उनको कम पैसे मिलते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अकाउंट करता है फॉर 90% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग गैप बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल पीपल। इनफैक्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटीज अगर देख लीजिएगा SC ST ट्राइब्स पर्सन या फिर मुस्लिम कम्युनिटी के कहीं मेंबर ले क्यों ना ले ले, तो देखो यहाँ पे कुछ कुछ डेटा दिए गए जो कि हमें देखना है। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड SCs एंड STs जो है ना वो 5,000 रुपये कम अर्न करते हैं एज कंपेयर टू नॉन SCs एंड STs। इनफैक्ट नॉन मुस्लिम जो है वो 7,000 रुपये ज्यादा अर्न करते हैं एज कंपेयर टू मुस्लिम्स। सो व्हाट आर दीज? इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार ही हम क्यों ना देख ले 2020-2021 में वुमेन मेड अप 25.1% ऑफ द लेबर फोर्स, जो क्या 2004-05 में 42.7% था। रीजन क्या है? मेनली डिस्क्रिमिनेशंस का पता है। एक तो सोसाइटल और एम्प्लॉयर प्रिजुडाइसेस। जी हाँ दोस्तों, ये दिस इज वेरी मच कॉमन। एक्चुअली पता है क्या है दैट एक लार्ज सेगमेंट है ना, अच्छे यू नो बहुत समय ऐसे लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं हु आर वेरी मच वेल क्वालिफाइड बट दे स्टिल डोंट वांट टू ज्वाइन द वर्क फोर्स। अगर आप वर्क फोर्स ज्वाइन नहीं करोगे तो देखो वो काम तो कोई ना कोई तो करेगा, आप अगर नहीं करोगे तो ठीक है, तो कोई ना कोई अगर करेगा तो अगर वो लेस यू नो अगर सोचो आप यू आर मोर यू नो ओपन टू द सोसाइटी, यू आर मोर वोकल फॉर योर यू नो राइट्स एंड ऑल, देन अगर आप उस काम में आती देन इट वुड हैव बीन मच मोर बेनिफिशियल पर से। बट आप अगर उस काम में नहीं आके आपसे कम डिजर्विंग लोग अगर आ गए, नो डाउट वो भी आएंगे, वो भी काम चलता रहेगा, देश आगे बढ़ता रहेगा, बट उतना रेट से शायद देश ना आगे बढ़े, है ना। तो अगेन किसका गलती है? हमारा ही गलती है। और हम लोग बोलते हैं नहीं ये प्रॉब्लम, बट हाँ कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर को भी चेंज करने की जरूरत है। चलो डिस्कस करते हैं। पुअर एक्सेस टू एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। जी हाँ, ये एक्सेस भी उनको पुअर मिला हुआ ना, प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है। रिकमेंडेशंस क्या क्या है? देखो एक तो हमें इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा वुमेन के वर्क को, दैट इज वो कोई भी काम क्यों ना कर रही है, अगर थोड़ा इंसेंटिवाइज करे वो ज्यादा बेहतर है। जैसे आप देखो फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लिख सकते हो बिहार गवर्नमेंट अगर देख लोगे ना तो वहां पे सरकारी जो नौकरियों में पता है 33% वुमेन्स का रिजर्वेशन है। तो ये क्या हुआ? काइंड ऑफ इनडायरेक्टली यू नो एक हेल्प मिल रहा है ना। मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड एंड केयर वर्क। तो ये सब चीजें क्या है भाई? दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। एमसीक्यूज में आ जाता है। कल एमसीक्यूज कुछ कुछ पूछा गया था, जैसे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के ऊपर आप क्वेश्चन पूछा गया था, उसका सही आंसर था जीन एडिटिंग। ऑफ कोर्स बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सी क्यूकम्बर इज इनकरेक्ट। ठीक है, सो ऑफ कोर्स ये वेजिटेबल स्पीशीज नहीं है, तो आप लोग सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, ए पहला और दूसरा दोनों का। ठीक है, सो देख लीजिएगा, ये जस्ट उसका स्क्रीनशॉट लगाना भूल गया हूं, कोई बात नहीं। आज का क्वेश्चन है आपको
cheetah in India have been introduced in which among the following national park? Kaziranga National Park, Kuno National Park, Orang National Park या फिर कान्हा नेशनल पार्क? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. नेक्स्ट, इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022. It have been released by वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑक्सफैम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या फिर नीति आयोग? नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा. विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप. दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस. वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेक्शन. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस. Thank you for listening to the whole video. Thank you very much.